अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। लॉर्ड नज़ीर अहमद और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का साथ मुझे हासिल होगा। आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहां है? जवाब बहुत आसान है, यह है पाकिस्तान के साथ मौजूद कश्मीर, जो पाकिस्तान की शहर कहलाता है और जो दबोच रखा है भारत ने, जहां हाल ही में एक बार फिर बुरहान वानी के जानशीन सब्जार भट्ट को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद मुजाहरे और एहतजाज फूट पड़ा। 17 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। इनके खून का हिसाब लेने वाला कोई नहीं, आलमी बरादरी सो रही है और इसको जगाने वाला कोई नहीं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मजीद इस पर बात करते हैं। बेबहरा भारत रमजान के मुकद्दस महीने में भी कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। गुज़श्ता हफ्ते काबिज फौज ने कश्मीरी माओ के 15 लाल खून में नहला दिए, जबकि बुरहान वानी के जानशीन सब्जार भट्ट को पुलवामा में एक एनकाउंटर में शहीद कर दिया गया। सफाक भारतीय फौज शहीदों की माओ के आंसू पोंछने वालों को भी मुजरिम समझती है। मैं शहीद सब्जार के घर गया था उनकी वालिदा के साथ ताज़ियत करने के लिए। ताज़ियत पे जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम माइनॉरिटी मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनके साथ जो है उनको मामला तय करने उनको मजा आता है। लोगों को उनके जो मजहबी दिन है उसमें उनको तकलीफ देना, उसमें उनको सैडिस्ट प्लेजर। कश्मीर के सियासी मसले को बंदूक की नाल से हल करने की पॉलिसी ने आज कश्मीरियों की चौथी नस्ल को भी अलग सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं, हमारी की जा रही है, हमारी माँ की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी बहनों की इज्जत की जाती है, हमारे जवानों को सुराखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और आज भी हमारे बड़े खामोश क्यों है? कलकत्ता के थिंक टैंक सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के हमरा मकबूजाबादी आए कांग्रेस के रहनुमा और साबिक वजीर मानी शंकर ने हालात की संगीनी और कश्मीरियों का मिजाज भांप लिया है। You should talk to everybody, because if you don't talk, then the guns will start talking, and you don't want the guns to talk. You have to find some way of reaching out. नरेंद्र मोदी जो है उनकी चर्बी जो है वो 56 इंच की मोटी हो चुकी है। जब वो बात ही नहीं समझते हैं तो सिंगारों से निकलेगा क्या? हिंदुस्तान जब तक कश्मीर मसले की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम नहीं करेगा तब तक सिंगारों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में जब आप खुद देख रहे हैं कि मिलिटेंट लोग जो है वो हुर्रियत पर भी उंगलियां उठाते हैं। जलते कश्मीर में भारत ने अमन को भी राख कर दिया है, जबकि इंतहा पसंद भारतीय सरकार मसले का मुस्तकिल हल निकालने का कह रही है, जो यकीनन अमन नहीं हो सकता। तो स्ट्रैटेजी क्या आप कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन? देखिए, स्ट्रैटेजी का कभी भी खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट किया कि अस्थायी समाधान हम निकालने की ये तो मैं कैसे मान लूं, क्योंकि हर सरकार यही कहती है कि हम परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। अब तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा होगा कि हम परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। मैं कह रहा हूं कि उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे और उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी भी पूरी तरह से तैयार है। और आप स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताना नहीं? स्ट्रेटजी के बारे में बतलाना भी नहीं चाहिए, आप भी मेरी बात से सहमत हैं। अलबत्ता भारतीय आर्मी चीफ मुस्तकिल हल से मुतालिक अज़ाइम पर खुलकर बात कर रहे हैं। We are giving them an opportunity, but should they want to continue, then we will continue with relentless operations, maybe with harsher measures, and that is the way it will continue. And anybody who might be surviving today will get into the fold tomorrow. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नन्हे कश्मीरी बच्चों ने नई दिल्ली में बैठी इंतहा पसंद सरकार को दो टोक अंदाज में फैसला सुना दिया है। इंडियन डाक इज नो बैड। तो अगर फौज हट जाएगा तो फिर पाकिस्तान आएगा, वो आप लोगों को बम बना के क्यों न मिलेगी आजादी, हम लेकर रहेंगे। अब की बार बच्चों ने ही नहीं, उनकी माँ और बहनों ने भी सिस्कियों की जगह बाशगाफ अंदाज में आजादी की गूंज दुश्मन के कानों तक पहुंचाई है। बच्चे बच्चे में सरायत कर चुकी है आज़ादी की ये लहर, और आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे ये नारे लगा रहे हैं जो वहां के बड़े लगाते हैं, और वहां की खौतीन भी अब मैदान अमल में निकल चुकी हैं, क्योंकि अब बस हो चुकी है। अब जो ये नस्ल है कश्मीरियों की, वो गोली का जवाब गोली से देना चाहती है, चाहे उन्हें जितनी भी तरगीबात दे दी जाए। लॉर्ड अहमद, अब आप कैसे देख रहे हैं? बुरहान वानी की शहादत ने तहरीक आज़ादी को एक नया रुख दिया और उसके बाद सब्जार भट्ट को शहीद कर दिया गया, लेकिन भारतीय हुकूमत से जवाब कैसे लें और वो जवाब किसे देगी?
सब्जार भट्ट की शहादत के बाद आपने देखा है कि वहां पे कर्फ्यू होने के बावजूद लाखों लोग, हमारी बहनें, बच्चे, नौजवान सब जो है वो फ्यूनरल के साथ, जनाजे के साथ वो गए और उन्होंने जनाजे के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस भी की। ये अगर हिंदुस्तान की ये डोवाल और मोदी की पॉलिसी है, वो समझते हैं कि कत्ल करने से, शहीद करने से, वो प्रेशर डालने से वो शायद इस तहरीक को कुचल देंगे। एक्चुअली वो बिल्कुल नहीं होगा। चाहे जाए, मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है, इनको कुछ ना कुछ कहना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने ट्वीट भी किए हैं और वो कुछ इस पे उन्होंने अपना इज़हार ख्याल भी किया है। स्पेशली जो ह्यूमन शील्ड जिस नौजवान को गाड़ी के ऊपर बांध के वो 4x4 पे बांध के दूसरे विलेजेस और टाउन्स में ले गया। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे, देखें, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जब अगर फ़लस्तीन की तहरीक को आप देखें तो अरब लीग और अरब मुसलमान जो हैं वो उनको हमेशा सपोर्ट करते थे। अफ्रीका के अंदर जब ये नेल्सन मंडेला अपार्टाइड के खिलाफ जंग जो लड़ रहे थे तो कम से कम अफ्रीकन यूनियन, सारे जो ब्लैक कंट्रीज थे वो उनको सपोर्ट करते थे। कश्मीरियों की बदकिस्मती ये है कि दुनिया के और कोई मुल्क उनको वो सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं करते जिस तरह पाकिस्तानी लोग करते हैं, पाकिस्तानी नेशन करती है। लेकिन सैडली इस बार जो हुकूमत है ये बिल्कुल मोदी और मोदी की हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा कि वो जो लोग मरी में गए थे तो मुस्लिम लीग नून ने बड़ा मसला बनाया था कि ये ट्रैक टू जो है डिप्लोमेसी हो रही है, कश्मीर पे बात हो रही है। बिल्कुल झूठ। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते बड़े सीनियर लोगों के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ बैठ के ये बात जब पूछी तो उन्होंने कहा जी कि ट्रैक 2 तब होता है जब ट्रैक 1 कम से कम नेगोशिएशंस तो शुरू हो। लेकिन यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन ये इंप्रेशन ये देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देख लें आयशा, अगर आप देख लें तो आज जिस तरीके से इनके वजीर, जिस लैंग्वेज से, वो सेनेटर साहब का नाम ही नहीं मैं लेना चाहता हूं, हाशमी साहब की जो लैंग्वेज जजेस के खिलाफ और दूसरे लोगों को वो जिस तरीके से हाशमी साहब है, आप नाम नहीं ले रहे लेकिन हर जुबान पर उन्हीं का नाम है। इस बारे में हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। लॉर्ड अहमद, डॉक्टर मुईद से ये जान लेते हैं कि अब इंडिया एक नए तरीके से मैनिपुलेशन से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है कि अब वहां जो नए कमांडर हैं उनकी जानिब से दाइश को सपोर्ट करने की बात की गई है, मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है अब इस सियासी मसले को। लेकिन राजनाथ कहते हैं कि उन्होंने मसले का हल ढूंढ लिया है। कैसे मसला हल करेंगे? ना इसमें कश्मीरी होंगे, ना इसमें पाकिस्तान की राय होगी, गोली से ही चलेगा मामला। लेकिन गोलियां तो बहुत चला चुकी भारत सरकार। आशा, देखिए, अब तक बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसने किसी किस्म का कोई सलूशन जो है दिल्ली से निकाला नहीं है। और हिंदुस्तानी अखबारात से, वहाँ के जो तज्ज़ियाकार हैं उनके कमेंट से हमें ये बात समझ आती है कि जो मोदी और दोवाल डॉक्ट्राइन है वो ये है कि आपने कश्मीरी यूथ जो है और जो मिलिटेंट्स हैं उनसे बात नहीं करनी, उनको कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं देना है। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिसक के तड़प के ये जो यूथ की मूवमेंट है इसको स्ट्रॉन्ग हैंड से डील करें और ये थक जाएंगे, कोई इनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं। वो कर क्या रहे हैं? वो दुनिया पे ये दबाव दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए कश्मीरियों को पाकिस्तान की तरफ से हमायत मिलती है या सपोर्ट मिलती है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, और वही प्रेशर आपको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर भी नज़र आता है कि एक बैरूनी दबाव ऐसा है जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं इतने मजबूर हैं या घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं, उनकी अपनी हिकमत अमली बन गई है कि वो कश्मीर पे हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की बात करने या उसको इंटरनेशनल फोरा में उठाने या उसके ऊपर कोई मीनिंगफुल आइडियाज़ डिबेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इतना खौफ है इस्लामाबाद में हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के एलाइज का। सो कोई सोल्यूशन नहीं है कहीं से भी। डॉक्टर साहब, मैं अगर गुजारिश करूं, एक चीज अगर मैं गुजारिश करूं तो चलो, ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज कहां पे हैं? इवन जमाते इस्लामी तक वहां पे साइलेंस है। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट लास्ट वीक 2-3 दिन पहले किया है, लेकिन वो क्यों नहीं बोलते? वो स्पेशल सेशन अगर वो यानी
ابھی بجٹ کے حوالے سے آج پریزیڈنٹ کی جو سپیچ تھی، جوائنٹ سیشن تھا، اس کے باہر آ کے وہ سارے کے سارے تقریریں کرتے ہیں، کشمیر کے اوپر سارے جوائنٹلی کیوں نہیں کھڑے ہوتے اور وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں، آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، میاں نواز شریف کے اپنے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، میاں نواز شریف ڈرتا ہوگا، میاں نواز شریف کو فون کال آتے ہوں گے وہ امریکہ سے، لندن سے، برسل سے، لیکن یہ جو اپوزیشن ہے یہ خاموش کیوں ہے؟ یہ کیوں یعنی ایون جتنا یہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو تو بولنا چاہیے۔ میں لارڈ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتی جماعت ہو یا اپوزیشن کی جماعت ہو، انہوں نے گزشتہ 10-15 برس میں یہ بات ٹھیک طرح سے سمجھ لی ہے، ایبزارب کر لی ہے کہ انڈو امریکن جو نیریٹو ہے ساؤتھ ایشیا میں کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے، دیکھیں نا عمران خان نے ڈرون سٹرائکس کے اوپر جو امریکہ کا نیریٹو تھا جس کو پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے قبول کیا اور عمران خان نے اس کو ریزسٹ کیا، تو عمران خان کے تمام مغربی جو لابی ہے، حالانکہ عمران خان کی بڑی رسپیکٹ تھی برطانیہ کے اخبارات میں، وہاں کے میڈیا میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے برطانیہ، امریکہ اور ہندوستان کے میڈیا نے یک زبان ہو کے عمران خان کو طالبان خان کہا، اور ابھی تک عمران خان اس کلاؤڈ سے نہیں نکل سکے۔ یعنی عمران خان جیسے پڑھے لکھے آرٹیکولیٹڈ آدمی کی مغرب میں کوئی بازدشت نہیں ہے، انہیں ایک انتہا پسند مسلمان ایک ریئیکشنری کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ سو یہ بنیادی طور پہ وہ پیراڈائم ہے جس میں نواز شریف صاحب اپنے حساب سے، اپنے سیلف انٹرسٹ میں انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اگر میں کشمیر کی آواز اٹھاؤں گا، میں اس کے اوپر کوئی آئیڈیاز ڈیبیٹ کروں گا تو یہ سارا مغرب جو ہے یہ میرے پیچھے پڑ جائے گا، اور ہندوستانیوں کی اور مغرب کی جو سپورٹ ان کو میکرو لیول میں پولیٹیکل مل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آواز آپ نہ اٹھائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کشمیر کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد یہاں کوئی آئیڈیاز ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم ان نوجوان نسل کو، کشمیریوں کی، روزانہ ہر ہفتے میں درجنوں کے حساب سے اور ہر مہینے میں سینکڑوں کے حساب سے یا تو مروا رہے ہیں یا اپہج کروا رہے ہیں، اور یہ چھوٹی سی آبادی ہے، 5, 6, 7, 8 ملین کی۔ اچھا آپ نے ایک رکھا ہے لاہ عمل ڈاکٹر معید، جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، اور جو سوال لارڈ نذیر احمد نے اٹھایا کہ اپوزیشن کہاں ہے، ان باتوں کا ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، بیٹھا جا سکتا ہے اور اس معاملے پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن تب جب حکومت سنجیدہ ہو، یا سبزاد بھٹ کی شہادت کے بعد کشمیر کمیٹی کی جانب سے کوئی بہت ہی واضح اور سخت رد عمل سامنے آیا ہو، اور کشمیر کمیٹی کا تو نام ہی نہ لینا جی، کشمیر کمیٹی کا تو نام ہی نہ لیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان سے صاحب کے جو 36 کروڑ روپیہ جو ان کے اخراجات ملتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یتیموں کا حق ہے، اس کو وہاں پہ بانٹ دیں، بلکہ اس کشمیر کمیٹی کو ختم کر دیں۔ کم از کم یہ تانا تو دنیا میں نہ ملے کہ کشمیر کمیٹی کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سے اخراجات یا فنڈز اس لیے بھی ملتے ہیں کہ خاموش رہا جائے، تو شاید اس معاملے پر خاموش رہنے کے لیے ملتے ہیں۔ بہرحال پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر کہا جائے گا کہ سفارتی اور اخلاقی مدد کشمیریوں کی جاری رکھی جائے گی، لیکن کس طور اور کہاں یہ ہم سب بھی دیکھنا چاہیں گے۔ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے نہال ہاشمی کی، جن کا ذکر خیر چھیڑ دیا لارڈ نذیر احمد نے، لیکن اب اس معاملے پر ہو کیا رہا ہے اور نہال ہاشمی کیا کہہ رہے ہیں، بریک کے بعد۔ وائس آف دنیا شو میں خوش آمدید۔ پاکستانی سیاست کے رنگ دھنگ بہت نرالے ہیں، بازیچہ اطفال کی طرح شب و روز یہاں تماشا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے اب ہم نے نہال ہاشمی کو دیکھا، اچانک وہ آئے کہیں سے پیراشوٹ باندھ کر، اور انہوں نے ایسے تند و تیز بیانات دیے جیسے کہ وہ شاید بیٹھے تھے بھرے اور ایک دم سے پھٹ پڑے، جس کے بعد اب ہر طرف نہال ہاشمی نہال ہاشمی نہال ہاشمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا اس پر سپریم کورٹ نے نوٹس تو لے لیا، لیکن لارڈ احمد اعتزاز کہتے ہیں کہ نہال میں نواز بولتے ہیں، یعنی یہ پارٹی پالیسی ہے، اگرچہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ کہنا ہے مریم اورنگزیب کا۔ میرے خیال میں اعتزاز حسن صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کافی وزن ہے۔ اگر نہال ہاشمی صاحب کا بیان نہیں ہے، یہ تقریر ہے، اور جس ایکٹنگ کے ساتھ انہوں نے کی، جو پریشر، جو ان کی ایموشن تھی، اگر اس کو آپ بار بار دیکھیں، مجھے تو وہ ویڈیو پہلے مل چکا تھا ٹی وی چینلز پہ آنے سے پہلے، تو میں اس کو 2-3 بار دیکھا، تو ظاہر ہے مجھے بڑا غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ اس طرح کی کسی کی ہمت کہ وہ جوڈیشری کو تھریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کی جائے گی، ان کے بچوں کے اوپر، ان کی فیملیز کے اوپر، وہ ایسی تھریٹ یہاں پہ وہ کرمنلی، وہ اگر یہ ویسٹ میں کوئی سیاستدان کہتا، میں اگر کسی کو یہ کہتا تو آئی ووڈ ہیو بین اریسٹڈ
for threatening somebody with जो भी उसकी hidden message था। तो ये फिर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू, सामने जाके मैं ये डॉक्टर साहब एक बात, जजेस के सामने जाके कहना कि मैं रोजे में था और रोजे में ये जो है ये मेरा मुझसे रोजे में हूँ, मैंने किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की, ये निहाल हाशमी का कहना है। पता नहीं किसके खिलाफ बात की, क्यों इतने गुस्से में थे, किसके खिलाफ गुस्से में थे डॉक्टर मुईद? देखिए आयशा देखिए, निहाल हाशमी साहब की जो वीडियो थी ये एक टुकड़ा है, एक एक्ट है, एक तमाशा है या एक सेगमेंट है उस लार्जर स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली का जो PMLN की जो मीडिया टीम है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की वो गुज़िश्ता 10-12 दिन से खेल रही है। और वो सारा जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट ये है कि इस तरह से शोर मचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चले गए JIT के 2 मेंबरान के खिलाफ, हालांकि वो बेतुकी पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उनको लगाया था, तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं हटाना था। और उसके अलावा स्टोरीज लीक करवाई जा रही हैं कि कैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने किसी से बात की, कहा कि ये 2 लोग जो हैं बिलाल और आमिर अजीज उनको लगा दे। बुनियादी मकसद क्या है सारी स्ट्रेटजी का, जिसका एक टुकड़ा निहाल हाशमी साहब का था। निहाल हाशमी साहब से थोड़ा ओवर हो गए वो, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जो कुछ भी कहा ज़रा ज़्यादा उन्होंने ओवर हो गए, तो वो ओवर हो गए। वरना क्या कहानी है? वरना कहानी ये है कि आवाम को बेवकूफ़ बना के ये यकीन दिलाया जाए कि JIT के प्रोसेस जो है वो इतना जानदार है कि उससे शरीफ खानदान बड़ा घबराया हुआ है, बड़ा पैनिक में है, बड़ी सख्त किस्म की स्क्रूटनी हो रही है। हुसैन नवाज का ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया, उनको चाय पिलानी पड़ गई, उनसे बड़े सख्त सवाल पूछे गए। देखिए हकीकत यह है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं JIT में, क्या काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं हुसैन नवाज साहब के वकील, ये दिए हैं उन्होंने, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, उस पर JIT ने क्या एतराज़ात उठाए हैं, क्या नेचर है उन डॉक्यूमेंट्स की, इसकी किसी किस्म की कोई शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और नॉलेज जो है वो मीडिया के या ऑपोजिशन के सामने नहीं है, जिसको हम देखकर, जिसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, हमें ये पता चले कि JIT के प्रोसेस जो है वो कितना फेयर है, ये कितना सख्त है, ये कितना स्ट्रिक्ट है। लेकिन हमें एहसास दिलाया जा रहा है लीक्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस के जरिए दुहाई दी जा रही है कि मार डाला, ताकि जब JIT के प्रोसेस से कुछ ना निकल सके, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कुछ नहीं निकल सकेगा 1-2 हफ्तों के बाद, तो ये कहा जाए कि आप हो गए, लॉर्ड नजीर अहमद हो गए, आपने बहुत से इस तरह के नाटक देखे, या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, आप भांप जाते हैं मामले को कि मामले की तह में असल कहानी क्या है। अवाम कैसे जानेंगे, अवाम को कैसे पता चलेगा कि ये सब हो रहा है और उनके साथ हो रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है? मैं आयशा, यही तो जिम्मेदारी है मीडिया कमेंटेटर्स की, जो लोग देखते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रखते हैं मामलात से, उनको समझते हैं। एक आम आदमी जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ है बेचारा, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8-10 बजे तक, वो इन चीज़ों को इस तरह से नहीं परख सकता। हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हमने सारा प्रोसेस देखा है पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री का। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। अमेरिका में कौन लोगों को बताता है कि क्या हो रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है। बरतानिया में कौन बताता है? गार्डियन बताता है, वॉशिंगटन पोस्ट बताता है, फॉरेन पॉलिसी बताता है। वो डायसेक्शन करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस की कि अभी आप देख लें, जेम्स कॉमी को प्रेसिडेंट टेस्टिमनी करने देंगे FBI के डायरेक्टर को कि नहीं करने देंगे? करने देंगे तो क्या इंप्लीकेशंस हैं, नहीं करने देंगे तो क्या इंप्लीकेशंस हैं? हमारे अखबारात, हमारे जरीदे, हमारे टेलीविजन चैनल, हमारे अक्सर एंकर हज़रात जो हैं वो इस जिम्मेदारी से गाफिल हैं, इसमें फेल हो रहे हैं। इसलिए हुकूमतें और सियासी जमातें जो हैं वो लोगों को गाफिल हैं या गाफिल कर दिए गए हैं। लॉर्ड अहमद, जो डॉक्टर मुईद कह रहे हैं, डॉक्टर मुईद इससे पहले लिख भी चुके हैं, अपने ब्लॉग में लिख चुके हैं, फेसबुक पर बड़ी डिटेल्ड इसकी स्टोरी के आखिर है क्या, बिटवीन द लाइंस क्या है, और ट्विटर पर भी इसको मेंशन कर चुके हैं। आप रखते हैं यकीन इस बात पर जो डॉक्टर मुईद कह रहे हैं कुछ वैसा ही है दाल में? बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब के साथ अग्री करता हूं, और साथ साथ बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी ये कह रहे हैं कि इनकी पॉलिसी जो है, ऑपोजिशन लीडर्स कम अज कम ये कह रहे हैं, या तो लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, जो लोग खरीदे नहीं जा सकते उनको थ्रेट करते हैं, और ये इनकी पुरानी पॉलिसी है। मैं अग्री करता हूं कि आपने इनके जितने वो 4-5 चमचे जो उसके सुप्रीम कोर्ट के बाहर या इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके खड़े होके जो जबान इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो हैरत इस बात की है, जब मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हुए कहते हैं, देखें 2 बातें वो कहते हैं कि आपने 4 सालों में पहली हुकूमत जो थी उनका तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल निकलता था, कभी आपने हमारा भी कोई स्कैंडल देखा है?
پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹینر والے لوگ ہیں یہ ہر روز گندی زبان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بھی، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بھی کوئی رسپانس کیا یا ہمارے لوگوں نے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہپوکریسی کو لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ منافقت ہے۔ آپ کے ہر روز جو وزیر ہیں، ہر روز جو آپ کے چمچے ہیں، ہر روز وہ کچھ لوگ جو وزیر نہیں بھی ہیں ان کو لایا جاتا ہے کیونکہ ان کی زبان اتنی گندی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کو، دوسرے لوگوں کو، ججز کو، جو بھی میاں نواز شریف اور اس کے خاندان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیمونائز کرتے ہیں، ان کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے ان کی پالیسی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، میں نے خود کرمنل لوگ دیکھے ہیں ان کے بیٹوں کے آگے پیچھے جو کھڑے ہیں، I know them personally کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور دیکھیں اگر حکومت اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتی ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ ان کی سیکیورٹی کی ان کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس پاکستان کا، اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا۔ جو باتیں آپ کریں بہت خوفناک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی سب سچ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، سب ویسا ہی چل رہا ہے، سب تماشا ویسے ہی ہے، اور یہاں پر ایسے ہی لوگ ہیں جو ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس JIT کی بات کریں گے جسے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ واٹس ایپ کال کی بات ڈاکٹر معید نے کی، لیکن JIT اپنی کارروائی یا تحقیقات میں کہاں تک پہنچی ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو وائس آف دنیا کا ساتھ دینے کا شکریہ۔ ناظرین، منی ٹریل پہلے طلب کی جا رہی تھی شریف خاندان سے، جس کے بعد شریف خاندان نے پاناما کیس کی سماعت جب مکمل ہوئی، فیصلہ آیا تو اس کے بعد عمران خان کو اسی پھندے میں الجھا دیا جس میں وہ خود الجھے رہے۔ لیکن اب تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ جمائمہ خان نے وہ دستاویزات ڈھونڈ لیے جن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور جمائمہ بھی یہ کہتی ہیں کہ آسان ہوگا عمران خان کے لیے منی ٹریل کو ثابت کرنا۔ لیکن اس ہفتے کی بڑی خبر کہ JIT کے روبرو حسین نواز پیش ہوئے، جس کے بعد انہوں نے شکایت کا اظہار کیا میڈیا کے سامنے آ کر کہ انہیں کافی لمبی تحقیقات سے گزرنا پڑا، جس کے سبب وہ پریشان بھی ہوئے۔ لیکن اس موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد باہر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود رہی، ایمبولینس طلب کی گئی، جس کے بعد مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ خامخواہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ لارڈ احمد، آپ کو کیا لگتا ہے شریف خاندان احتساب کے لیے تیار ہے؟ حسن نواز، حسین نواز JIT کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ڈاکٹر معید تو کہتے ہیں اسے کچھ نہیں نکلے گا، لیکن آپ امید رکھتے ہیں کہ تحقیقات درست سمت میں جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے تو میری اپینین یہی تھی کہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اب تھوڑا سا جس طریقے سے جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، لیکن ججز جس طرح ڈیٹرمنڈ نظر آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ کم از کم وہ کریٹیکل ہیں، بڑے اوپن ہیں، چاہے وہ قطری پرنس کے حوالے سے یا وہ جس طریقے سے کوشچن جو آبجیکشنز ریجیکٹ کیے گئے ہیں، آپ اس ضمن میں کہہ رہے ہیں جو آبجیکشنز لگائے گئے تھے حسین نواز کے، وہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا؟ جی ہاں، وہ یہ جان بوجھ کے جو میاں نواز شریف صاحب کی فیملی ہے، ان کی جو لیگل ٹیم ہے، یہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، وہ جان بوجھ کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تاکہ اس کا ٹائم اوور ہو جائے، چاہے جو رزلٹ یہ لینا چاہتے ہیں وہ نہ مل سکیں، اور پھر یہ ساری جو انکوائری ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے پھر سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بھی یہ مشکلات پیدا ہوں۔ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، دیز آر آل پارٹ آف ٹیکٹکس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے جان بوجھ کے عمران خان صاحب کے منی ٹریل کا بھی ذکر کیا، لیکن میں ایک بات جو ہے وہ جمائمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمائمہ از ون آف دا فائنسٹ لیڈیز یو کین کم اکراس۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں نا ان کے مذہب کے حوالے سے، ان کے فیملی کے مذہب کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از انکولڈ فور، اور یہ اگر کسی اور ملک میں ہو تو اینٹی سیمیٹزم میں ان کے اوپر ان کے قانون کی خلاف ورزی کے حوالے میں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس خاندان کے اوپر بھی اینٹی سیمیٹزم کی الیگیشنز لگ سکتی ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے جوئش مذہب کو ان کے جو جمائمہ کی فیملی ہے ان کے ساتھ وہ ڈیروگیٹری طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ایکچولی جمائمہ از ونڈرفل لیڈی، بلکہ عمران خان سے بھی بہتر عورت ہے۔ میں نے خود ان کو دیکھا ہے، جس طریقے سے وہ عمران خان کے ساتھ محبت کرتی ہیں، ان کے ساتھ سنسیر ہیں ابھی بھی۔ دیکھیں،
जब उनको मनी ट्रेल का कहा गया कि उनकी बैंक स्टेटमेंट्स या उनके जो फाइनेंसेस हैं अब वो डिवोर्स्ड हैं, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो सारी डॉक्यूमेंट्स। वही राइट लॉर्ड अहमद, कहा जाता है ना कि ताल्लुकात की आजमाइश तब शुरू होती है जब ताल्लुक खत्म होता है। मजहब की जो बुनियाद है वो अखलाकियात के ऊपर है। अगर अखलाकियात हैं आपके अंदर तो आप मजहबी हैं और इसमें आप किसी को निशाना नहीं बना सकते। डॉक्टर मुईद, सवाल आपसे ये कि अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि JIT अरकान धमका रहे हैं हुसैन नवाज को। दानियाल ये कहते हैं, मरियम औरंगजेब भी ये कहती हैं, JIT अरकान ऐसे क्यों करेंगे? और ये भी तो खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि वाकई ऐसा हो रहा हो। नहीं, देखिए इसका हो ही नहीं सकता, खारिज इम्कान क्या नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखिए निहाल हाशमी की जो स्टेटमेंट है या दानियाल अजीज साहब की लैंग्वेज को देख लें, मरियम औरंगजेब जिस तरह से बात करती हैं उसको देख लें। पाकिस्तान के माहौल के अंदर, पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे में भला ये कैसे मुमकिन है कि सरकार के मुलाजिम, ये जो चारों अफसरान आए हैं, ये तो फौजी भी नहीं है बेचारे, ये तो बेचारे स्टेट बैंक SCCP से आए हैं, बड़े कमज़ोर इदारे हैं ये, और यहाँ पे मसला है नौकरी का, कैरियर का, रिटायरमेंट का, बीवी बच्चों की हिफाजत का, अपनी जान का है। लोगों ने देखा हुआ इस मुल्क में कि सियासतदान जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें बर्खास्त हुई, वो कैद में चले गए, उसके बाद वो एग्जाइल में चले गए, फिर वो वापस आ गए, फिर वो दोबारा हीरो बन गए। यही सूरत हाल आसिफ अली जरदारी साहब की है। और MQM ने उन तमाम पुलिस अफसरान को जिन्होंने 93-96 के दरमियान उनके खिलाफ सिविल पुलिस लेड ऑपरेशन किया था नसीरुद्दीन बाबर की लीडरशिप में, उन तमाम पुलिस अफसरान को चुन चुन के उन्होंने मार डाला, जो सैकड़ों की तादाद में है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक वाक़या है। उसका कलेक्टिव असर क्या है जहनों के ऊपर? कलेक्टिव असर यह है कि जो सियासतदान हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है, ताकत है, अवाम बेवकूफ़ हैं, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स में फ़ौज एक वाहिद इदारा था, फ़ौज एक वाहिद इदारा था जिसके अंदर ये स्ट्रेंथ और कैपेसिटी थी, वो अब नहीं रही है। जो इसे कहते हैं, इस किस्म के चोर, डाकुओं और बदमाशों के सामने खड़ा होने की उसमें हिम्मत थी, जैसे कि सरेंडर कर चुके हैं, आप कह रहे हैं ये दारा सरेंडर कर चुके हैं। टोटल पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स में कोई कैपेसिटी नहीं है जनाब। बाजवा साहब का अंदर का फौजी जब उठ खड़ा हो गया तो आप देखेंगे कि वो कैपेसिटी होगी। लेकिन अभी क्योंकि वो शरीफ आदमी है, उन्होंने कमिट किया है कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते रहे। मैं 2 दिन पहले मेरी इफ्तारी थी ANP के कुछ सेनेटर्स के साथ, तो वो भी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब, आप नवाज डेमोक्रेसी कह सकते हैं, नवाज डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग खामोश हैं। यानी कि मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि फौज ने ये फैसला इस वक्त किया हुआ है, ये कर लिया है, ये हालात इस किस्म के हैं। बहरहाल फौज ने एक असूली फैसला किया है जो हमें समझ आता है कि हम किसी चीज में अपना वजन नहीं फेंकेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब जो आयशा का सवाल है कि क्या ये सिविल ऑफिसर्स जो हैं वो हुसैन नवाज को उससे बदतमीजी कर सकते हैं, उनको हरासा कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हुसैन नवाज वैसे पनामा का नाम सुन के डर जाएं, उनसे कुछ सवाल पूछ ले लंदन के फ्लैट का, वो घबरा जाए, उनका ब्लड शुगर नीचे आ जाए, तो वो एक अलग बात है। तो फिर तो इस JIT में से कुछ निकलना चाहिए डॉक्टर मुईद, जो बात आप कर रहे हैं। फिर तो JIT का कोई ना कोई नतीजा तो बरामद होगा। देखिए नहीं, देखिए हमें तो प्रोसेस भी नहीं बताया गया ना। देखिए JIT के प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए JIT के प्रोसेस में किसी किस्म की शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें यह पता ही नहीं चल रहा है अब तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं कि JIT में क्या फैसले होते हैं, JIT के मेंबरान क्या सवाल पूछते हैं, हुसैन नवाज और उनके वकला क्या जवाब देते हैं, क्या दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, उन दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फिर JIT के मेंबरान क्या सवाल उठाते हैं, फिर ये कि JIT के मेंबरान क्या रिपोर्ट देंगे, फिर ये आके सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को क्या बताएंगे। फर्क देखिए क्या है, जो 5 मेंबर का बेंच था उसके सामने जब दस्तावेजात, आर्गुमेंट्स, एविडेंसेस या कागज रखे जाते थे तो वो मीडिया देखता था, ऑपोजिशन देखती थी, वो उनको चैलेंज करती थी। वहां पर एतजाज अहसन तरह के वकील थे, वहां पर नईम बुखारी की तरह के वकील थे, वो लोग क्वेश्चंस रेज करते थे, बाहर प्रेस ब्रीफिंग्स होती थी उसके ऊपर। यही तो वजह है कि जब नवाज शरीफ साहब के खानदान ने कतरी लेटर वहां प्लेस किया तो अवाम ने, मीडिया ने, इंटेलिजेंसिया ने, दानश्वरों ने डन टू डेथ कर दिया, वो जोक में कन्वर्ट हो गया। अब जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आप टोटली डिपेंडेंट है कि ये JIT जो है एक नॉर्मल जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में होता है कि ये पुलिस की तरह अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगी। ऐसी तो दर्जनों JITs बनी पाकिस्तान की तारीख में, ये कोई पहली बनी है
किसी जीआईटी की रिपोर्ट को किसी ने घास नहीं डाला, उसकी कोई ओनली अहमियत डिफरेंस हुई। डॉक्टर यहाँ मुईद पर जो भी बताया लगता जाता है यही- मीडिया में, जो हमें पता चलता है कि ये पहली जीआईटी है जिसे सुपरवाइज सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें हतमी फैसला देगी जब उसके सामने ये रिपोर्ट रखी जाएगी। तो इस पर फिर भी उम्मीद कायम है और उम्मीद पर प्रॉब्लम ये है कि ये सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है। स्टेट बैंक हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हो गया, नैब हो गया या एफआईए हो गया। देखिए ये सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है। एफआईए के तो ये हालात हैं कि सियासी बुनियादों पे एफआईए ने सैकड़ों नौजवान लोगों को, जिन्होंने जरा सी बातें लिखी थी, उनको हरासा किया, उनके माँ बाप वकीलों समेत 2-2, 3-3 इस्लामाबाद में खड़े रहे, एक खौफ और दहशत मचा दी सियासी मकासद के लिए। तो एफआईए की कहां इतनी इंटेग्रिटी है? यही सूरत हाल स्टेट बैंक की है, एससीसीपी की है। एससीसीपी, स्टेट बैंक, एफआईए और नैब अपने इन अफसरों से कोई कॉपरेशन करेंगे, इंडोर्स उनको करें कोई इमरान खान डॉक्यूमेंट्स के देंगे। उस बात को कि इमरान खान का कहना था कि जो इदारे हुकूमत के मातहत हैं वो हुकूमत के खिलाफ तहकीकात कैसे करेंगे? ये सवाल तो जाहिर है ज़हनों में मौजूद है और इसका जवाब भी सबको चाहिए। सवाल नहीं था। जी, और इसका जवाब भी सबको चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये तहकीकात देखेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या लाहेअमल देती है या क्या फैसला देती है, बहुत कुछ वाजे कर देगा। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान के आगे है कुआं, पीछे है खाई। पाकिस्तान क्या करेगा? ब्रेक के बाद। वॉइस ऑफ दुनिया का साथ देने का शुक्रिया। सऊदी मिलिट्री अलायंस हाल ही में इसने ज्यादा अहमियत हासिल की, ज्यादा तवज्जो हासिल की जब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस मौके पर हमने जनरल राहील शरीफ को भी देखा, वो वहीं मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अपनी पोजीशन पर गौर करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम ना सऊदी अरब को नाराज कर सकते हैं और ना ही ईरान की नाराजगी मोल ले सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे और पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर क्यों हुआ? लॉर्ड अहमद। आयशा, ये जब सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था कि वो ये इस्लामिक आर्मी जो है वो पीस कीपिंग फोर्स या इस्लामिक आर्मी जो बनाना चाहते हैं, उस वक्त हमने अपने प्रोग्रामों में ये मसला जो है वो डिस्कस किया था कि ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की ये फौज जो है 40 ममालिक की, ये सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए नहीं है, बल्कि इसको पिच किया जाएगा ईरान के खिलाफ और जो शिया ब्लॉक है उसके खिलाफ। तो चाहे इसको यमन के हवाले से कहा गया था कि यमन की थ्रेट से और यमन की वजह से जो ये फौज है इसको बनाया जा रहा है, या जिस तरह मुस्लिम नेटो की तरह ये बनाया जाएगा, तो ये था नहीं। और आपने देखा है कि इसी की वजह से जब जनरल राहील शरीफ साहब ने अपनी पोजीशन टेक की तो उसकी वजह से ईरान ने टेंशन शुरू कर दी। ईरान ने जाके मोदी साहब के, आपने जिस तरह देखा कि अफगानिस्तान के सदर और ईरान के सदर ने मोदी के हाथ, जिस तरह कोई बैत करता है उसके हाथ के ऊपर, वो वहां पे जाके वो पाकिस्तान को पैगाम दे रहे थे कि अगर आप सऊदी अरेबिया के नजदीक इतना हो सकते हैं हमारे खिलाफ, तो हम हिंदुस्तान के नजदीक हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी डेंजरस गेम है। जो पहले मियां नवाज शरीफ साहब और जनरल राहील शरीफ साहब ने पहले जो किया था वो सऊदी अरेबिया भी गए थे और फिर ईरान भी गए थे ताकि टेंशन जो है उसको रिड्यूस किया जाए। सैडली अब पाकिस्तान पार्टीजन हो गया है। पाकिस्तान क्योंकि जनरल राहील शरीफ साहब की पोजीशन वो हासिल करना, चाहे वो पैसों की वजह से, पावर की वजह से, चाहे उनको परसुएड किया गया, लेकिन वो होने से एक तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी मुल्क के अंदर जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि हमारी जितने शिया ब्रादरन जो हैं वो जाहिर है ये समझेंगे कि इसको जानबूझ के लाया गया। डॉक्टर मोहित, पहले जो बैलेंस था वो इस तरह खराब हुआ जब हमने अरब अमेरिका समिट में जाके शिरकत की, चाहे वहां हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और इससे पहले जनरल राहील शरीफ का वहां जाना जो कि कौमी मफाद से ज्यादा जाती मफाद लगता है, जैसे कि अभी लॉर्ड अहमद ने भी कहा कि वो वजह क्या है हम नहीं जान सकते कि वो सिपा सालार क्यों मुकर्रर किए गए। अगर दूर रहता पाकिस्तान इस समिट से तो शायद इतनी परेशानी ना होती। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए मेरा थोड़ा सा देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। इससे पहले जो हमारा एक सेफ आर्गूमेंट था या जो एक हतमी आर्गूमेंट हम दे रहे थे जनरल राहील शरीफ साहब के इस अलायंस का और पाकिस्तान के का इस अलायंस को लीड करना, मिलिट्री अलायंस को, और पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनने का जो एक स्ट्रेटेजिक हमारी रीजनिंग थी वो ये थी कि पाकिस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर सकेगा
कहीं और से भी तो कोई जनरल आ सकता है, बाकी ममालिक भी इस्लामिक अलायंस का, सऊदी लेड इस्लामिक अलायंस का हिस्सा है। तो अगर पाकिस्तान इसमें होगा तो पाकिस्तान एक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, अरबों और ईरान के दरमियान एक बैलेंसिंग रोल और एक्ट जो है वो पूरा कर सकेगा। लेकिन समिट में 2-3 चीज़ें हुई हैं जो बहुत अहम हैं और तवज्जो के लायक हैं। नवाज शरीफ साहब तकरीर याद करते रहे, ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जहाज़ पूरी में वो तकरीर की तैयारी करते रहे, लेकिन उन्हें वो तकरीर जो प्रॉमिस थी, एक्सपेक्टेड थी, नहीं करने दी गई। जबकि हसीना शेख जो हैं, हसीना वाजिद शेख जो हैं बांग्लादेश की, उन्हें बोलने का मौका दिया गया, इसलिए कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, चूंकि सऊदीज को ये खतरा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहरहाल कोई बैलेंसिंग किस्म की बात करेंगे ईरान और सऊदी, वो चाहते ही नहीं थे कि कोई बैलेंसिंग बात वहाँ पे हो। फिर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वहाँ पर इंडाइट किया एज मदर ऑफ ऑल टेररिज्म, और उन्होंने सारे इल्जामात ईरान पे लगा दिए, क्वाइट कॉन्ट्री टू द एविडेंस कि दाइश किसने बनाई हुई है, टीटीपी किसने बनाई हुई है, ये सिपाही साहबा वगैरह किसने बनाए हुए हैं, ये सारी वायलेंस जो मशरक़ वस्ता में हो रही है, ये तो सऊदी लेड या इसराइली सपोर्टेड या सुन्नी किस्म के ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई, खुद सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ जो जुबान और लबो लहजा इख्तियार किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इवन कतर नाराज हो गया सऊदी लीडरशिप से और अल जजीरा को बंद कर दिया गया। यानी कतर और सऊदी अरब जो हलीफ हैं जीसीसी कंट्रीज, उनके दरमियान में वॉर ऑफ वर्ड्स हुई छोटी सी, जिसके नतीजे में सऊदी अरब में अल जजीरा अरेबिक को बैन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इस मौजूदा सूरत हाल में, अच्छा, फिर ये हम तवक्को करते थे, मैंने इस पर एक वीडियो ब्लॉग भी रिकॉर्ड किया था, हम ये तवक्को करते थे कि हाउस ऑफ साउथ तो नवाज शरीफ साहब को हाथों हाथ लेंगे, जिन्होंने अपना जनरल को एनओसी दिया है, पाकिस्तान को उसका हिस्सा बनाया है, आखिर पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर जोहरी ताकत है। लेकिन सूरत हाल ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात एक्सपेक्टेड थी 5-6 मिनट की, सऊदी लीडरशिप वो मुलाकात भी नहीं करवा सके नवाज शरीफ साहब की। इसका मतलब है कि या तो सऊदियों ने इतना कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, पाकिस्तान को सेकेंडरी या टर्शरी ट्रीटमेंट दिया, या वो खुद इतने अंडर प्रेशर हैं अमेरिकन अलायंस के कि वो उस डायरेक्शन में नहीं चल सके। किस्सा मुख्तसर ये है, बॉटम लाइन ये है, मौजूदा सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में अब पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये सोचें कि अगर हम बैलेंसिंग रोल प्ले नहीं कर सकते, अगर हम बिल्कुल एक सेकेंडरी प्लेयर हैं, अगर हम एक मेन हमारा रोल है ही नहीं, तो फिर तो हम खौमखा अपने आप को इस अलायंस के अंदर खराब कर रहे हैं। और ईरान के साथ हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। आखिर कुलभाषण ने अपना शॉप सेटअप की हुई थी चाबहार के अंदर, हमें तो ईरान को एंगेज करना है। जनरल बाजवा का जो वहां ट्रिप है जो इन्हीं दिनों में है, वो मैं समझता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे बड़ा टाइम हमें लगाने की जरूरत है, हमें ईरान के साथ बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि ईरान कोई बड़ा नेक है या पारसा है या बड़ा अच्छा है, मसला ये नहीं है, मसला है कि हमें स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करना है, और ईरान के अंदर जो शरारत हो सकती है और जो हिंदुस्तान वहां से रोल प्ले कर सकता है, उसे हमें काउंटर करना है। राइट। अच्छा लॉर्ड अहमद, आप जिसका डॉक्टर मुईद कह रहे हैं, क्या ख्याल है कि पाकिस्तान निकल जाए इस अलायंस से तो बेहतर होगा? अब मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान का इस अलायंस से निकलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान इसको एक स्ट्रेटेजिक रोल, ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले कर सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें खुद हिम्मत, खुद इंटरेस्ट रखें। क्योंकि जो ईरानी हमेशा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का जाती मफाद जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ है, क्योंकि एग्जाइल के जितने साल थे इन्होंने वहां पे गुजारे, इनके पर्सनल इंटरेस्ट, इनकी पर्सनल बिजनेस वहां पे है, और क्योंकि ये सुन्नी भी होने की वजह से अगर आप देखें तो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तल्लक ईरान के साथ अच्छे थे, क्योंकि उनमें काफी लोग शिया भी हैं और मजहबी तौर पे भी वो ईरान के साथ उनका तल्लक जो है वो बड़ा गहरा था। तो या तो फिर जो अपोजिशन है उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनको रोल देना चाहिए, इंपॉर्टेंट रोल देना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में। अगर अपोजिशन को रोल दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इतना बड़ा बॉर्डर है और फिर वहां पे दुश्मन आके बैठ जाए, और वो बलूचिस्तान ऑलरेडी फ्रेजाइल है, बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी जो है वो बड़ी डेंजरस है, चाहे उसका बताया नहीं जाता। वहां पे भी जहां पे अगर आप गूगल करें तो जहां पे कश्मीर का जिक्र होता है वहां पे बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी का भी वहां पे जिक्र होता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपना रोल सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को अपने अंदाज के मुताबिक वो नहीं करना चाहिए, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर वो दूसरों के साथ कंसल्ट करें, और जो बजाय कौमी मफादात देखे जाए। आपने बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया कि जो हुकूमत के मजहबी रुझानात होते हैं या हुकूमत जो हुकाम है उनके जो मजहबी रुझानात होते हैं, अल्टीमेटली उनका झुकाव उसी मुल्क की तरफ होता है। लेकिन हम ये अफसोसनाक ट्रेंड देखते हैं डॉक्टर मुईद, लॉर्ड अहमद, के जो
फिरका वाराना जानिबदारी है मुख्तलिफ ममालिक में, अब वो स्टेट पॉलिसी में ढल चुकी है, जो कि खतरनाक बात है। अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थामने की बात तो कहीं पीछे रह गई, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का किरदार ऐसे में पाकिस्तान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान ना तो किसी को खफा करे और ना ही किसी की तरफ ज्यादा झुकाव रखे कि दूसरा खफा हो जाए। फिर पाकिस्तान का पैगाम मोहब्बत होना चाहिए जहां तक पहुंचे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बान।